चलो अपने विवेकानंद पर हमारी बात हो रही है। चलो तो आप देखो कि विवेकानंद पर हमारी बात हो रही है, और विवेकानंद में हम लोगों ने अमेरिका, शिकागो उनको भेज दिया है, और वो वापस भी लौट आए हैं, और वापस लौट करके आकर के उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी उन्होंने कर दी है। ये बातें हमने देख ली है। अब आप देखो कि क्या रहा है कि विवेकानंद आए वापस, और आने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इनका जो स्वास्थ्य है, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है इनका। ठीक है, और स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ये कहां जा रहे हैं? कैलिफोर्निया जा रहे हैं। ये कैलिफोर्निया जा रहे हैं। कैलिफोर्निया कहां का? अमेरिका का। स्वास्थ्य लाभ के लिए कैलिफोर्निया गए, क्योंकि अब इनके शिष्य बहुत हैं भाई, अब इनके शिष्य हो गए हैं बहुत सारे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे उस स्वास्थ्य लाभ के लिए भी देखो अमेरिका जा रहे हैं, है ना? जा सकते हैं, क्योंकि इनके शिष्य बहुत हैं वहाँ। अब वहाँ गए, और वहीं ये जा रहे हैं जून 1899 के अंदर। जून 1899 में गए, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि लॉस एंजल्स के अंदर ये 1899 के अंदर इन्होंने स्थापना की है किसकी? वेदांत आश्रम की स्थापना की है। पिछली बार हमने बात की थी किसकी? वेदांत सोसाइटी की हमने बात की थी, वो 1894 1894 की हमने बात की थी। ठीक है, और ये वेदांत आश्रम है, ये लॉस एंजल्स में, और कब हो रहा है? 1899 में हम लोग देख रहे हैं कि स्थापना हो रही है। और इसी बीच 1900 के अंदर पेरिस में सम्मेलन होता है, तो फिर ये यहाँ से ही पेरिस के सम्मेलन के लिए निकल जाते हैं ये। ठीक है, यहीं से ही हम लोग देख रहे हैं कि जो पेरिस सम्मेलन है, पेरिस सम्मेलन में निकल रहे हैं कब? 1900 के अंदर। ठीक है, 1900 में निकल जाते हैं ये, और इस सम्मेलन में इन्होंने भागीदारी निभाई। ठीक है, यहाँ इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया, और सम्मेलन में भाग लेने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इनका स्वास्थ्य गिरने लगता है। ठीक है, और स्वास्थ्य गिरता है, और गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण ये भारत लौट आते हैं कि अभी अब हमें वापस भारत जाना चाहिए, और यहाँ से भारत लौट जाते हैं दिसंबर के अंदर। दिसंबर 1900 में यहाँ से भारत के लिए निकल लेते हैं ये, और बाद में भारत आते हैं। और भारत आने के बाद हम देखते हैं कि इनका जो देहांत है, देहांत इनका हो जाता है 4 जुलाई 1902 को। 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो जाता है। वेलूर में होता है, और वेलूर कहाँ का? कलकत्ता का। तो इस प्रकार से आप देखो कि हमने 12 जनवरी की हम लोगों ने बात की थी, और 12 जनवरी से कहाँ तक की बात हो गई है? 4 जुलाई तक हम लोग देख रहे हैं कि जो बात है, ये बात आपके पूरी हो जाती है। ठीक है, अब विवेकानंद के धर्म को लेकर के क्या विचार है? विवेकानंद के समाज को लेकर के क्या विचार हैं? विवेकानंद के युवाओं को लेकर के क्या विचार हैं? उन पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब युवाओं को लेकर के इनका विचार क्या है? ये युवाओं को कहते हैं कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कि भाई जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक आपको चलते जाना है। ठीक है, और ये युवाओं को इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये संबोधित कर रहे हैं कि भाई आप उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इस प्रकार की बात ये कह रहे हैं। ठीक है, अब इसीलिए आप देखो कि जो युवा दिवस है, युवा दिवस मनाया जा रहा है।
ठीक है। और ये और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। ये कहते हैं, है वीरों साहस का अवलंबन करो, साहस का अवलंबन करो, साहस को है वीरों साहस का अवलंबन करो और गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। तो हे वीरों साहस का अवलंबन करो और गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। ये आप देखो कि गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। अब आप देखोगे ये वाली जो बात है, अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या ही बात है ये, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अब इसमें क्या बड़ी बात हो गई है। यहाँ भारतवासी कहने का मतलब क्या है? यहाँ भारतवासी कहने का मतलब है कि ये जो बूढ़ा है वो भी आपका है, ये जो दलित है वो भी आपका है, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल गरीब है वो भी आपका है, और सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे भारतवासी हैं हम। इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात ये कह रहे हैं कि भाई जो भी समाज में भेद है उन सारे भेदों को छोड़ करके आप एक ही अपनी पहचान रखो, और वो पहचान क्या है? भारतवासी, ओनली इंडियंस। बाकी भारतवासी होने के अलावा हम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो आह्वान है, इस प्रकार का आह्वान किससे कर रहे हैं विवेकानंद? युवाओं से इस प्रकार का जो आह्वान है, आह्वान कर रहे हैं, ठीक है। और युवाओं को ही ये कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को देशद्रोही, प्रत्येक उस व्यक्ति को मैं देशद्रोही मानता हूं जो इनके पैसों से पढ़ता है लेकिन इन पर ध्यान नहीं देता। मतलब कि भाई जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं उसी से तो गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हैं, और आप उन्हीं के टैक्स से पढ़ रहे हो और आप उसके बाद में इनके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इनके पैसे से पढ़ रहा है और इन पर फोकस नहीं करता, इन पर ध्यान नहीं देता है, मैं उससे प्रत्येक व्यक्ति को क्या मानता हूं? मैं उससे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं। इस प्रकार का आह्वान इन्होंने युवाओं से किया। फिर धर्म को लेकर के इनके क्या विचार रहे हैं? धर्म में यदि हम बात करें तो इनका जो दर्शन है वो क्या है? इनका दर्शन है वेदांत। इनका दर्शन क्या रहा है? वेदांत को मानने वाले हैं ये, ठीक है। और ये कहते हैं कि धर्म को लेकर के, ये कहते हैं भाई धर्म क्या है? बहुत गजब बात लगती है मुझे विवेकानंद की। भाई जितने भी विद्वानों को पढ़ते हैं वो धर्म को लेकर के अलग अलग बात करते हैं, है ना, सब पाखंड हटाने की ये सारी बातें करते हैं, लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि भाई धर्म क्या है? क्या कहते हैं ये कहते हैं कि मनुष्य के भीतर देवत्व का विकास ही धर्म है। कितनी शानदार बात है, समझ तो आएगी क्या भाई? समझ में आई क्या बात? ये कह रहे हैं कि भाई धर्म क्या है? ये मनुष्य के भीतर की बात कर रहे हैं। मनुष्य के भीतर देवत्व का विकास। कितनी कमाल की बात है कि जब भी इस बात को पढ़ते हैं एकदम बिल्कुल अलग तरह की फीलिंग रहती है कि भाई धर्म के आगे अंदर उसके देव तत्व का कितना विकास हो गया है। भाई प्रत्येक मनुष्य के अंदर भाई सभी प्रकार के तत्व होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई आदमी के भीतर देवत्व का विकास कितना हो गया, वो क्या है? धर्म है। इस प्रकार की बात ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई हम जो धर्म मानते हैं वो धर्म पुस्तकों में नहीं है, धर्म पुस्तकों में नहीं है, धर्म किसी संस्था, मतलब कि किसी मंदिर या मस्जिद या गिरजा में धर्म नहीं है, धर्म किसी सिद्धांत में नहीं है।
ये करेंगे भाई जो भी सिद्धांत है उस सिद्धांत में नहीं है, पुस्तकों में नहीं है, किसी स्थान में धर्म जो है वो नहीं है। और ये कहते हैं कि मेरा जो ईश्वर है, मेरा ईश्वर निर्धन, सभी निर्धन मनुष्यों की आत्माओं का एकाकार है। मतलब कि जितने भी निर्धन मनुष्य हैं उनकी आत्माओं का क्या है? एकाकार है मेरा जो ईश्वर है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है तुम किसको मानते हो? ये कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारे जो मंदिर है वो क्या है? ये कह रहे हैं इस बात को कि तुम्हारा जो मंदिर है वो कौन है? तुम्हारी जो रसोई है वो तुम्हारे मंदिर है, बर्तन तुम्हारे देवता हैं, बर्तन तुम्हारे देवता हैं। और मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, ये तुम्हारा मत है। भाई जैसे विवेकानंद का मत क्या है? वेदांती। तो ये कह रहे हैं तुम्हारा मत क्या है? मुझे मत छुओ। तुम्हारा देवता कौन है? बर्तन। और तुम्हारा जो मंदिर है, तुम्हारा मंदिर क्या है? रसोई। और यदि यही सिस्टम यदि चला एक शताब्दी तक यदि चला तो हम सभी कहाँ होंगे? हम सभी पागल खाने में होंगे। भाई सारे लोग, भाई रसोई में ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, बर्तन वो टच नहीं कर ले, बर्तन वो टच नहीं करे, रसोई में वो नहीं आए। हम लोग यहीं तक सीमित होकर के रह गए। हम लोग यहीं तक ही क्या हो गए? सीमित होकर के रह गए। भाई कौन खान पान हमारे यहाँ करेगा, कौन हमारे यहाँ खान पान नहीं करेगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने धर्म को क्या है, तुमने धर्म की इतनी जो विकृत जो व्याख्या है, धर्म की इतनी विकृत व्याख्या तुम लोगों ने कर दी है। ठीक है, फिर सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के विवेकानंद क्या बात करते हैं? विवेकानंद सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के इन्होंने एक पर्चा है इनका, हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों का संगम ही एक आशा। ये पर्चा है किसका? विवेकानंद का। और दो जो महान प्रणालियां हैं, दो महान प्रणालियां इन्होंने किसको बताई है? हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को इन्होंने बताया है कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों का संगम ही एक आशा है। मतलब कि ये जो दोनों प्रणालियां हैं, इन दोनों प्रणालियों का मिलना ही क्या है? इन दोनों प्रणालियों का मिलना ही हमारे लिए एक आशा है कि हमारा कुछ ठीक हो सकता है। इस नाम से इन्होंने एक लेख लिखा था। ठीक है, ये विवेकानंद का लेख है, हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों का संगम ही एक आशा है। और इसी लेख में ये आलोचना करते हैं किसकी? इसी लेख में इन्होंने आलोचना की है अलगाववाद की। अलगाववाद की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि भारत की गुलामी का कारण भी इसी को बताते हैं, अलगाववाद को। अलगाववाद के विरोधी हैं विवेकानंद। विवेकानंद कहते हैं कि भाई हम लोग क्या हो गए? हम लोगों ने दूर के जो पड़ोस के जो देश हैं, दूर के जो देश हैं, उनमें क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है। भाई हमें किसी बात का कोई आइडिया ही नहीं है। मोहम्मद गोरी हमारे यहाँ आ रहा है, मोहम्मद गजनवी हमारे यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारा कोई व्यक्ति वहां नहीं जा रहा है, वहां जाकर के कोई जासूसी नहीं कर रहा है। कभी पड़ोस का जो देश है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। आप देखो कि जब अटल जी के टाइम पर जब परमाणु परीक्षण किया गया कलाम साहब के द्वारा, तो पोखरण के अंदर, तो उसमें आप देखो स्थितियां क्या है। अमेरिका सैटेलाइट से हम पर निगाह रखे हुए है। और आज आप देखो कि सर्विलांस के जमाने में दूसरा जो देश है, पड़ोस देश में क्या हो रहा है, दूर के देश में क्या हो रहा है, वो सारे डेटा रखता है। तो हमने क्या किया? भाई हम एक श्रेष्ठ सभ्यता के प्रतिनिधि, और हमें पड़ोस में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। यही तो अलगाववाद है। और अलबरूनी भी इस बात को कहता है। अलबरूनी अपने रचना किताबुल हिंद में कहता है कि भारतीयों को लगता है हमसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है। भारतीयों को लगता है कि हमारा विज्ञान ही श्रेष्ठ है, हमारा ज्ञान ही श्रेष्ठ है। यह भाव होना अच्छी बात है, लेकिन हम विज्ञान में किस स्थिति पर है?
तुलना कैसे होगी? पड़ोस में क्या चल रहा है भाई। आप देखो कि यदि कोई बच्चा है, एक बच्चा गया दौड़ करके और माँ को कहा कि माँ मैं फर्स्ट आया, माँ बहुत राजी हुई और माँ ने पूछा बेटा दौड़ा किसके साथ था? कि दौड़ा तो अकेला ही था। तो अकेला दौड़ेगा तो फर्स्ट आएगा ना, 4-5 के साथ दौड़ेगा तब पता लगेगा कि तू फर्स्ट आया कि सेकंड आया। इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए ना भाई। आपका विज्ञान श्रेष्ठ, ठीक बात है, लेकिन तुलना करो किसी दूसरे देश के साथ कि दूसरे देश में विज्ञान की स्थितियां क्या है। इस बात को लेकर के विवेकानंद बहुत खफा है भारतीयों पर, और वो कहते हैं कि जो अलगाववाद है, इस अलगाववाद को ही वो भारत की गुलामी का एक बड़ा कारण बताते हैं। और वो कहते हैं कि भाई ये एक ही आशा है, ये एक ही क्या है, आशा है। क्योंकि आप देखो 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति आप लोग पढ़ चुके हो। 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेज जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति लेकर के आता है। और ये घटना विवेकानंद के जन्म से थोड़े समय की पहले की है, 1857 भाई उनके जन्म के थोड़े पहले की हम लोग देख रहे हो क्या रही घटना रही है। इसीलिए आप देखो किस प्रकार की बात करते हैं और कहते हैं, आलोचना करते हैं किसको लेकर के? अलगाववाद को लेकर के ये आलोचना करते हैं, और इसे ही इन्होंने अपने देश के पतन का कारण माना है। पतन का, देश के पतन का कारण इन्होंने किसको माना है? अलगाववाद को माना है इन्होंने। और आप देखो अलगाववाद के कारण क्या है? एक जो भाई है दूसरे भाई से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है और हम फलां हैं। ये तो फलसफा है। तो ये अलगाववाद जो है या पृथक्करण की जो नीति है, इसको बुरा मान रहे हैं विवेकानंद। ठीक है, तो ये इनके जो धार्मिक विचार हैं, ये इस प्रकार के इनके धार्मिक विचार रहे हैं भाई। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखो। सामाजिक विचारों की बात करें तो सामाजिक विचार आप लोग इनके समझ गए होंगे। सभी सामाजिक बुराइयों का ये विरोध करते हैं, क्योंकि भारत में एकत्व की बात करते हैं ये। तो जो भी जात प्रथा है, जो भी और जो दूसरी बुराइयां हैं, बाल विवाह वगैरह, सती प्रथा वगैरह, सब की ये क्या कर रहे हैं? सबका इन्होंने विरोध किया है, लेकिन मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। ये बात मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं, विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक रहे हैं। और जो अलवर का जो संवाद है मंगल सिंह के साथ, वो भी किसको लेकर के? मूर्ति पूजा को लेकर के ही है। तो गौर करिएगा इन बातों पर। फिर आप देखो कि ये विवेकानंद की पुस्तकें हैं। विवेकानंद की पुस्तकों की अपना बात करें तो आप देखो कि ये विवेकानंद की पुस्तक रही ज्ञान योग, कर्म योग, ये इनकी पुस्तकें रही है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वर्तमान भारत, संगीत कल्पतरु, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और इसमें इन्होंने अपने 17 लेक्चर्स का इन्होंने संकलन किया है। ठीक है, तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, एक भक्ति योग भी होगी, वो बाद में है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वर्तमान भारत, संगीत कल्पतरु, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, वेदांत दर्शन, माई मास्टर्स, ये इनकी पुस्तकें रही है इनकी। ठीक है, और एक पुस्तक है इनकी भक्ति योग, वो प्रकाशित हुई है इनकी मृत्यु के बाद, प्रकाशित है इनकी मृत्यु के बाद। बाकी कौन सी किस वर्ष प्रकाशित हुई है सारा लिखा हुआ है। तो ये आप देखोगे सवाल आए कि कौन सी पुस्तक है जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है, कौन सी है? भक्ति योग। बाकी आप देखो कि इनकी जो पुस्तकें हैं ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये सारी इनकी पुस्तकें रही है। भक्ति योग भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, इस बात पर आप लोग गौर करिएगा। अब इसमें और यदि बात करें तो ये इनकी पत्रिकाएं हैं, ये इनकी पत्रिकाएं रही है, पत्रिकाएं हैं इनकी, जिसमें प्रबुद्ध भारत है, उद्बोधन है, और किसकी बात हो रही है? और हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मवादिन की बात हो रही है। ये इनकी रही है पत्रिकाएं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और दूसरी जो बात है, दूसरी बात आपकी क्या हो जाएगी? अब हम लोग एक जो बात है वो करेंगे इनके राजस्थान से कनेक्शन के बारे में, कि भाई राजस्थान में इनका कनेक्शन क्या रहा है। तो और राजस्थान, विवेकानंद वह राजस्थान। तो विवेकानंद ने राजस्थान का दौरा भी आपके 1888 से 1891, ये वाला जो टाइम है, इस वाले टाइम पीरियड के दौरान
उन्होंने राजस्थान का दौरा किया और राजस्थान में वो अलवर, सीकर, जयपुर, माउंट आबू, खेतड़ी में इनका आगमन रहा है। इन स्थानों पर आए हैं विवेकानंद राजस्थान के अंदर। तो आप देखो कि जो अलवर है, अलवर की हम बात करें तो अलवर में विवेकानंद आए तो उस समय अलवर के शासक हुआ करते थे मंगल सिंह। मंगल सिंह अलवर में आए 1891 में, और अलवर के शासक कौन है? मंगल सिंह अलवर के भी शासक है। और मंगल सिंह विद्वान है। इनकी जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा हुई थी मैयो कॉलेज के अंदर। मैयो कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई। और मंगल सिंह मूर्ति पूजा को लेकर के असहज है। मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं है। तो मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं, तो इन्होंने मूर्ति पूजा को लेकर के इन्होंने संवाद किया है विवेकानंद से। तो मूर्ति पूजा को लेकर इनका संवाद रहा। इन्होंने कहा कि जो मूर्ति है, मूर्ति केवल पत्थर है, या फिर मूर्ति किसी धातु की हो सकती है। धातु मतलब कि लोहे या चांदी की हो सकती है, या मिट्टी की बनी हो सकती है, और इसके अलावा मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अब इस प्रकार का संवाद रखा गया विवेकानंद के सामने। तो विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, और राजा ने जब इस प्रकार की बात कही कि भाई जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, तो विवेकानंद के द्वारा एक चित्र मंगवाया गया मंगल सिंह के दीवान से। मंगल सिंह का तो दीवान था, इससे उन्होंने चित्र मंगवाया और कहा कि ये चित्र है किसका? तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज के पिता का चित्र है ये, मतलब कि मंगल सिंह के पिता का चित्र था। तो इन्होंने कहा कि इस चित्र पे तुम थूक दो, थूको इस पे। तो अब जो दीवान था, दीवान को जब थूकने के लिए कहा गया तो दीवान एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या क्या रहे हैं, और राजा भी एकदम बिल्कुल सकपका गया कि भाई ऐसी क्या बात हो रही है, और मंगल सिंह इस बात से क्रोधित हो जाते हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि ये तो केवल एक चित्र तो है, थूक दीजिए, क्या है, अब आपके पिता थोड़ी है कोई ये, अब ऐसे तो नहीं कि मूर्ति से निकल के आपको डांटेंगे ये। तो कहा कैसे कैसे, मेरे पिता हैं ये। तो विवेकानंद ने कहा कि जैसे ये चित्र तुम्हारे पिता हैं, भाई तुम कह रहे हो चित्र हमारे पिता हैं, उसी प्रकार से हिंदुओं के अंदर उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी मूर्तियां आप जो कहते हो केवल ये कंकड़ पत्थर या धातु है, ये कंकड़ पत्थर या धातु नहीं है, उनके देवता हैं। तो बाद में मंगल सिंह के द्वारा अपनी बात के लिए इन्होंने खेद प्रकट किया और कहा कि भाई हमसे भूल हुई। तो ये मूर्ति पूजा का प्रकरण जुड़ा हुआ है इनका अलवर से, मंगल सिंह से जुड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छा सवाल हो सकता है ये, ठीक है। दूसरा, अलवर के अंदर इनके रहने की जो व्यवस्था है, विवेकानंद के रहने की जो व्यवस्था है वो की थी, बंगाल के डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर गुरुचरण, ठीक है, डॉक्टर गुरुचरण बाबू के द्वारा, बंगाल के हैं ये, इनके द्वारा इनके ठहरने की व्यवस्था किसकी? विवेकानंद की। जो अलवर में इनकी व्यवस्था जो है, अलवर में इनकी व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये जो बातें हैं, ये बातें आप इनके बारे में ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर हम देखें जयपुर। तो जयपुर में हरि सिंह लाडखानी, हरि सिंह लाडखानी जो सेनापति हुआ करते थे जयपुर के, तो इनसे इनकी मुलाकात हुई है। और जयपुर में रहते हुए इन्होंने अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? पाणिनि का। अष्टाध्यायी पाणिनि का जो ग्रंथ है उसका अध्ययन विवेकानंद ने कहाँ किया है? जयपुर में। अपने जयपुर प्रवास के दौरान उन्होंने इसका अध्ययन किया था, ठीक है। ये चीज आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर इसी प्रकार से आप देखोगे माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ का? सिरोही का। तो यहाँ भी आते हैं विवेकानंद और यहीं से यहीं
पहली बार इनका मिलना हुआ था किसके साथ में? खेतड़ी। देखो कितना अच्छा सवाल हो सकता है, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के साथ सवाल पूछा जाए कि पहली बार खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह विवेकानंद से कहां मिले थे, तो ये यदि सवाल आए तो आप देखोगे कितना अच्छा सवाल बन सकता है। तो पहली बार ये कहां मिल रहे हैं इनसे? माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू में पहली बार इनका मिलना हुआ, और ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात करवाई किसने? ये मुलाकात करवाई जगमोहन लाल ने। और जगमोहन लाल मुंशी हैं अजीत सिंह के मुंशी हैं। और उन्होंने जब देखा कि विवेकानंद माउंट आबू में आए हुए हैं और इनकी विद्वता को देख करके, विवेकानंद की विद्वता को देख करके जो जगमोहन है, जगमोहन अपने महाराज को भी जानता था कि भाई हमारे महाराज भी बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने देखा भाई इन दोनों का आपस में मिलना जरूरी है। तो इनको मिलाने का जो कार्य वो किया गया किसके द्वारा? जगमोहन लाल के द्वारा किया गया है। और फिर इनको आमंत्रण मिला कि भाई आप खेतड़ी आइए। तो फिर इनके आमंत्रण पर ये कहाँ जा रहे हैं? खेतड़ी जा रहे हैं। और खेतड़ी कहाँ का? खेतड़ी हम लोग देख रहे हैं झुंझुनू का खेतड़ी यहाँ ये आए। हालांकि बीच में हमने देखा था जो झुंझुनू है वो कहाँ चला गया था? नीम का थाना में चला गया था, लेकिन अब वापिस खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर ही है। तो यहाँ ये आए और खेतड़ी के महाराजा कौन? अजीत सिंह हैं खेतड़ी के महाराजा। और इनके साथ में इनकी मित्रता हो जाती है। और इस मित्रता के लिए विवेकानंद ने इनको अपने जीवन का एकमात्र मित्र लिखा है इनको। इतने अच्छे इनके रिलेशन हो गए थे कि अपने जीवन का एकमात्र मित्र विवेकानंद बताया किसको? अजीत सिंह को। और अब देखें कि जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह भी विद्वान व्यक्ति थे। और इन दोनों में जो मित्रता है, फिर ये संबंध कन्वर्ट हो जाता है गुरु शिष्य में इनका जो संबंध है वो कन्वर्ट हो जाता है। और जब विवेकानंद यहाँ आते हैं तो विवेकानंद का नाम हुआ करता था विवि दिशानंद इनका नाम हुआ करता था। तो जो विवि दिशानंद नाम है, इस नाम को बदल दिया गया किसमें? विवेकानंद में इस नाम को बदला गया। और परामर्श रहा है किसका? अजीत सिंह का। अजीत सिंह के परामर्श पर विवि दिशानंद जो नाम है उसको किसमें बदल दिया गया? विवेकानंद में। इन्होंने कहा कि ये जो नाम है, ये नाम बोलने में थोड़ा, उच्चारण में थोड़ा क्या है, असहज करने वाला है, उच्चारण इसका सहज नहीं होता है, तो आप अपना जो नाम है वो विवेकानंद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देखो कि विवेकानंद का जो नाम है वो देन है किसकी? राजस्थान की। और इनका मूल नाम आपको पता ही है, मूल नाम क्या हुआ करता था? नरेंद्रनाथ दत्त इनका मूल नाम हुआ करता था। फिर जब गुरु से दीक्षित होते हैं तो नाम हो जाता है विवि दिशानंद। और विवि दिशानंद नाम हो जाता है विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के परामर्श पर। और जो विवेकानंद की वेशभूषा या इनकी जो पगड़ी है, ये भी देन है राजस्थान की। कि जो इनका ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड भी राजस्थान की ही देन है। और विवेकानंद जब जाते हैं शिकागो जब जा रहे हैं तो शिकागो जाने के लिए पेनिनसुला जहाज में गए ये। तो पेनिनसुला जहाज का टिकट भी किसने भेंट किया था? अजीत सिंह ने। कहा कि लो महाराज आप जाइए। तो इस प्रकार से आप देखो कि शिकागो जाने की व्यवस्था अजीत सिंह ने की, इनका नाम अजीत सिंह ने दिया है। और इनकी जो वेशभूषा है, इनकी वेशभूषा भी देन रही है किसकी? राजस्थान की देन रही है। ठीक है। और खेतड़ी में ये आए 1891 में आए, 1893 में आए और 1897 में आए। शिकागो से लौटने के बाद भी आते हैं। ठीक है। तो 1891, 93 और 97 में विवेकानंद ने खेतड़ी की यात्राएं की है।
और बहुत निकट संबंध हुआ करते थे इनके खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के साथ। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। फिर इनका संबंध और रहा है सिक्कर से। सिक्कर से इनका संबंध रहा, सिक्कर के राव राजा माधो सिंह, राव राजा माधो सिंह के साथ इनकी भेंट हुई। और आज आप देखो कि माधव निवास, माधव निवास में इनको ठहराया गया था। तो माधव निवास का संबंध भी किससे? विवेकानंद। माधव निवास का संबंध भी हम लोग देख रहे हैं कि विवेकानंद से इसका संबंध रहा है। ठीक है, और फिर इनके साथ ये जिण माता मंदिर भी गए हैं राव राजा माधो सिंह के साथ, तो ये संबंध रहे इनके। फिर अजमेर भी गए हैं विवेकानंद, और अजमेर में इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गई, और अकबर का किला इन्होंने भ्रमण किया था। और विवेकानंद सांप्रदायिक सद्भाव को भारत की आशा या भारत की उम्मीद के रूप में इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को इन्होंने चित्रित किया है। इन्होंने कहा कि भाई जो सांप्रदायिक सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, और ये भारत की आशा है, ये भारत की उम्मीद है, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये बातें विवेकानंद की जुड़ी हुई है किसके साथ में? राजस्थान के साथ में ये बातें जुड़ी हुई है। ठीक है।